अब डिजास्टर एग्जैक्टली होता क्या है? डिजास्टर का मतलब है आपदा, बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना, भूकंप आ जाना, भूमि का सरक जाना, ज्वालामुखी फट जाना, ये सभी डिजास्टर में आता है। एन अनडिजायरेबल अकरेंस, अनडिजायरेबल मतलब कि कोई ऐसी चीज जिसकी आपने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी और आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वो घटित हो गई। एन अनडिजायरेबल अकरेंस रिजल्टिंग फ्रॉम फोर्सेस दैट आर लार्जली आउटसाइड ह्यूमन कंट्रोल। आजकल तो ह्यूमन जनरेटेड भी होता है, लेकिन मोस्टली ये जो फोर्सेस हैं ये आउटसाइड ह्यूमन कंट्रोल हैं, जिनकी वजह से ये घटना जो है घटित हुई। स्ट्राइक्स क्विकली विद लिटिल और नो वार्निंग, अक्सर चेतावनी नहीं दी होती है। And it strikes quickly with little or no warning, causes or threatens a serious disruption of life and property, including death and injury to a large number of people. जान माल का बहुत नुकसान होता है, काफी बार लोग मारे भी जाते हैं। Requires therefore mobilization of efforts, जब भी ऐसी कोई आपदा होती है तो हमें काफी जल्दी सक्रिय होना पड़ता है और वहां पर जितने भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सके ताकि जो भी नुकसान हुआ, जो भी ये घटना हुई है उससे कम नुकसान हो। तो स्टैट्यूटरी रिक्वायर्स देयरफॉर मोबिलाइजेशन ऑफ एफर्ट्स इन एक्सेस ऑफ दैट which are normally provided by statutory emergency services. Every disaster is unique in terms of the local socio-environmental factors that control it, social response it generates, and the way each social group negotiates with it. नेचुरल फोर्सेस, वो क्या कारण है कॉजेज ऑफ डिजास्टर में? देखो, नेचुरल फोर्सेस भी हैं और ह्यूमन फोर्सेस भी हैं। नेचुरल फोर्सेस में क्या क्या आता है? लैंडस्लाइड्स, भूमि का सरकना जो है, फ्लड्स ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों के काटने की वजह से काफी ज्यादा बाढ़ आने लगी है, साइक्लोन्स, चक्रवात, ड्राउट और लैंडस्लाइड्स, ये नेचुरल फोर्सेस में आता है। ह्यूमन फोर्सेस में अनसाइंटिफिक लैंड यूज, ओके, ऐसा लैंड जो पहले एग्रीकल्चर के लिए यूज हुआ करता था या जहां पर वाटर लेवल ज्यादा है वहां पर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन फ्रेजाइल एरियाज, जो रिवर के आसपास वाला एरिया होता है वो फ्रेजाइल एरिया है, वहां पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है। न्यूक्लियर डिजास्टर्स, वॉर्स, रिलीजिंग ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज, एनवायरमेंटल पोल्यूशंस लाइक नॉइज, एयर, वाटर एंड सॉइल, जरूरत से ज्यादा बड़े डैम बना देना, ये सभी जो है ये ह्यूमन एक्टिविटीज में आते हैं जो कि कॉजेज फॉर डिजास्टर बनते हैं। डिजास्टर्स वर्सेस नेचुरल हैजर्ड, आपदा एवं प्राकृतिक संकट। नेचुरल हैजर्ड्स आर एलिमेंट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस इन द नेचुरल एनवायरनमेंट दैट हैव द पोटेंशियल टू कॉज हार्म टू पीपल और प्रॉपर्टी और बोथ। जो प्राकृतिक संकट है वो प्राकृतिक पर्यावरण में हालात के वे तत्व हैं जिनसे जनधन या दोनों को नुकसान पहुंचाने की संभावना होती है। जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं दे आर रिलेटिवली सडन एंड कॉज लार्ज स्केल वाइड स्प्रेड डेथ, लॉस ऑफ property and disturbance to social system and life over which people have little or no control. Any event can be classed as disaster when the magnitude of destruction and damage caused by it is very high. क्लासिफिकेशन, उसके बाद हमने ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इनको क्लासिफाई किया है, कैटेगराइज किया है। एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक का मतलब होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से होती हैं, जिसमें बर्फीला तूफान है, जिसमें कि थंडर स्टॉर्म्स है, लाइटनिंग, बिजली का चमकना। काफी बार आप ऐसे सुनते हैं ना कि किसी जगह पर बिजली गिरी, बहुत लोग मारे गए या कुछ जल गया। टॉर्नाडोज, टॉर्नाडो होते हैं तूफान। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है, सूखा पड़ना, हेल स्टॉर्म, ओलावृष्टि जो है, ओके, फ्रॉस्ट, हीट वेव, लू का चलना, कोल्ड वेव्स वगैरह, ये सभी एटमॉस्फेरिक नेचुरल डिजास्टर्स में आते हैं। फिर है हमारे टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल है भूमि से संबंधित, जैसे कि अर्थक्वेक है, भूकंप का आना, ज्वालामुखी का फटना, भूमि का सरकना, लैंडस्लाइड। एवलांचेस, एवलांचेस में है हिम संखलन, सबसिडेंस, अवतलन और सॉइल इरोजन जो कि मृदा अपरदन है। फिर हमारा एक्वेटिक, एक्वेटिक का मतलब है जलिया, जलीय पानी से संबंधित, जिसमें कि आपकी बाढ़ है, महासागरीय धाराएं हैं, तूफान है, करंट, स्टॉर्म सर्ज, सुनामी, ये सभी आते हैं एक्वेटिक में। बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल में प्लांट्स एंड एनिमल्स एज कॉलोनाइजर्स, जिस तरह से किसी फसल वगैरह में जो कीड़े लग जाते हैं, टिड्डियां वगैरह आ जाती हैं, उनका अटैक हो जाता है। इंसेक्ट्स इन्फेस्टेशन, फंगल, बैक्टीरिया, वायरल डिजीजेस सच एज बर्ड फ्लू, डेंगू एटसेट्रा। कीट ग्रसन, फूफद, बैक्टीरिया, वायरल संक्रमण रोग जैसे कि बर्ड फ्लू, डेंगू आदि।
फिर हम इनके बारे में पहले को लेते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के बारे में बात करते हैं जिसको हम भूकंप कहते हैं। और भारत में जो मोस्ट वल्नरेबल स्टेट्स टू अर्थक्वेक हैं वो कौन से एरियाज हैं जहां पर अर्थक्वेक आने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं? वो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि हिमालयन जोन में लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तरांचल है, सिक्किम है, दार्जिलिंग है, एंड सब डिविजन्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ये वो क्षेत्र हैं जहां पर की भूकंप आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि अधिकतर ये जो हैं ये हिमालयन माउंटेन्स के रेंज में लोकेटेड है, और हिमालयन माउंटेन्स जो हैं वो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, और वहां पर अभी भी आपके क्रैक्स वगैरह हैं। नेक्स्ट है हमारे, बट हाउ कैन द अर्थक्वेक अकर इन वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल एंड मेच्योर लैंडमास ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक। लेकिन हालांकि मैंने आपको दिखाया कि मोस्ट वल्नरेबल कौन से एरियाज है, लेकिन इसके बावजूद आपने जरूर हम गुजरात अर्थक्वेक जो आया था, ओके, वो काफी फेमस था। उसके बाद महाराष्ट्र में भी अर्थक्वेक आया है 1967 1993 में, ये तो हिमालय वाले जोन में नहीं है। हाउ कैन द अर्थक्वेक अकर इन वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोस्ट स्टेबल एंड मेच्योर लैंड मासेस ऑफ पेनिनसुलर ब्लॉक? जो पेनिनसुलर ब्लॉक है उसको तो हम बहुत स्टेबल मानते हैं, और जितना ज्यादा कोई लैंडमास स्टेबल है भूकंप आने की संभावनाएं उतनी ही कम है। प्रायद्वीपीय ब्लॉक के सबसे पुराने, सबसे स्थिर और सबसे विकसित भूभाग पर भूकंप आने का कारण क्या है? देखो उसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर यह है कि साइंटिस्ट को नहीं पता, भूवैज्ञानिक इसके पीछे का कारण ज्ञात नहीं कर पाए हैं। पर यह सुनकर यह कहना है कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि अब कोई फॉल्ट लाइन इमर्ज हो गई हो एज पर द प्लेट. As per the recently theory, possible reasons may be emergence of a fault line, energy build-up along the fault line represented by river Bhima near Latur and Osmanabad, possible breaking down of the Indian plate. ये सभी कारण संभावनाएं हो सकती हैं, पर कंफर्मिटी के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। इंडिया into the following 5 earthquake zones. भारत को निम्नलिखित 5 भूकंपीय क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है, जहां पर सबसे ज्यादा वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन जो है वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। एरियाज टू द नॉर्थ ऑफ दरभंगा एंड अररिया अलोंग द इंडो नेपाल बॉर्डर इन बिहार, उत्तरांचल, वेस्टर्न हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर वैली इन द हिमालयन रीजन एंड कच्छ गुजरात, ये सबसे प्रोन एरियाज हैं, सबसे ज्यादा रिस्क वाले। फिर नेक्स्ट कैटेगरी में हमारा आता है रेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पंजाब, ईस्टर्न पार्ट ऑफ हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, नॉर्दर्न बिहार, ये है हमारा हाई डैमेज रिस्क जोन। इसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कंट्री है वो अंडर मॉडरेट या वेरी लो डैमेज रिस्क जोन में आता है। ओके, बाकी की 3 कैटेगरीज है, मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन, लो डैमेज और वेरी लो डैमेज। मोस्ट ऑफ द एरियाज दैट कैन बी कंसिडर्ड सेफ आर from the stable landmass covered by Deccan Plateau. वो सभी एरियाज जिनको हम सेफ कहेंगे कि यहां पर भूकंप नहीं आएगा, वो डेक्कन प्लेटो का एरिया है जो कि अब स्टेबल हो गया है। अर्थक्वेक का इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का भूतल पर, जमीन पर, ग्राउंड पर क्या असर होता है? दरारें बन जाती हैं, यस, ओके, दरारें बन जाती हैं, क्रैक्स वगैरह हो जाते हैं, लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, भूमि का सरकना, ओके, द्रवीकरण, उसके बाद है हमारा भू दबाव, संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया, चेन इफेक्ट्स, और जो मैनमेड स्ट्रक्चर है उनमें दरारें पड़ जाती हैं, ठीक है, वो स्लाइड हो जाते हैं, बिल्डिंग्स हमारी ओवरटर्न हो जाती हैं, बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती हैं, संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया, चेन इफेक्ट्स ये सेटअप कर देता है। पानी में लहरें उठेंगी, और आपने जरूर सुना होगा सुनामी के बारे में, वो भी तो पानी के नीचे से आपका स्टार्ट होने वाला भूकंप होता है। जल गतिशीलता, दबाव, हाइड्रो डायनामिक प्रेशर, पॉसिबल चेन इफेक्ट्स, तो ये सभी अर्थक्वेक के इफेक्ट्स हैं। फिर है अर्थक्वेक हैजर्ड मिटिगेशन, भूकंप न्यूनीकरण, उसको कम कैसे किया जाए? एस्टैब्लिशिंग अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सेंटर्स फॉर रेगुलर मॉनिटरिंग, रेगुलरली मॉनिटर कीजिए। देखिए, अगर छोटे छोटे अर्थक्वेक्स आते रहें तो ये अच्छी बात होती है, इसका मतलब है कि जमीन के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर नहीं हो रही है। अगर नहीं आ रहे हैं तो मतलब एनर्जी एक्यूमुलेट हो रही है और एकदम से ही बहुत बड़ा अर्थक्वेक आएगा। फास्ट डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अमंग द पीपल इन द वल्नरेबल एरियाज, रेगुलरली मॉनिटर कीजिए और उसके बाद इंफॉर्मेशन का फटाफट इंफॉर्मेशन पहुंचाइए लोगों तक अगर किसी भूकंप के आने की संभावनाएं हैं जो वल्नरेबल एरियाज में रहते हैं। जीपीएस सिस्टम का प्रयोग करें, यूज ऑफ ज्योग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम टू मॉनिटर द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे मूव कर रही हैं, कितने टाइम बाद 2 प्लेट्स आपस में क्लैश कर सकती हैं, इन सब चीजों पर स्टडी कीजिए, जीपीएस का प्रयोग करें। प्रिपेयरिंग अ वल्नरेबिलिटी मैप ऑफ द country and dissemination of vulnerability risk information among the people and educating
teaching them about the ways and means minimizing the adverse impact of disasters. देश के भूकंप संभावित क्षेत्रों का सुभेद्यता मानचित्र तैयार करना और संभावित जोखिम की सूचना लोगों तक पहुंचाना तथा उन्हें इसके प्रभाव को कम करने के बारे में शिक्षित करना. डिस्करेजिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स, बहुत ऊंची इमारतें ना बनाएं, लार्ज इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट सेटअप ना करें ऐसे एरियाज में जहां पर भूकंप आने की संभावनाएं हों. फ्लड अकर्स, नेक्स्ट हमारा फ्लड. अभी हमने भूकंप की बात की, अब हम बात करते हैं फ्लड के बारे में, बाढ़ के बारे में. करेक्ट, हमारे यहाँ कोसी नदी है जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी है जिसको हम बंगाल का शोक कहते थे. क्यों इन दोनों नदियों को हम शोक कहते थे? इसलिए क्योंकि ये बाढ़ लेकर आती थी. ठीक है. फ्लड्स अकर कॉमनली व्हेन वाटर इन द फॉर्म ऑफ सरफेस रन्स ऑफ एक्सीडिंग द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर चैनल्स एंड स्ट्रीम्स एंड फ्लोज इनटू द नेबरिंग लो लाइंग फ्लड प्लेन्स. बाढ़ कब आता है? आमतौर पर बाढ़ तब होती है जब नदी जल वाहिकाओं में इनकी क्षमता से अधिक जल बहाव होता है और जल बाढ़ के रूप में मैदान के निचले हिस्सों में भर जाता है. फ्लड्स जो है रिलेटिवली स्लो इन अकरेंसेस एंड ऑफन अकर इन वेल आइडेंटिफाइड रीजन्स. बाढ़ जहां पर आता है वहां पर आप देखोगे कि जिस साल थोड़ी ज्यादा बारिश होगी वहां पर बाढ़ आ जाएगा. एक पर्टिकुलर साल का एक सीजन होता है जिसमें बाढ़ आता है, तो बाढ़ के मामले में आप प्लानिंग कर सकते हैं. नेचुरल कॉजेज ऑफ फ्लड्स, स्टॉर्म सर्ज इन द कोस्टल एरियाज, तटीय क्षेत्रों में तूफान का आना, हाई इंटेंसिटी रेनफॉल, बहुत ज्यादा बारिश हो जाना, एक लंबे पीरियड तक हो जाना, मेल्टिंग ऑफ आइस एंड स्नो. अगर किसी साल ज्यादा गर्मी हुई है तो जो हमारे हायर माउंटेन पीक्स हैं जहां पर स्नो है वो मेल्ट हो जाएगा जिससे कि पानी का लेवल नदियों में बढ़ जाएगा जो नदियां वहां से शुरू हो रही हैं. रिडक्शन इन द इनफिल्ट्रेशन टाइम. यस, अब हम जो पेड़ों को काट रहे हैं तो जितना रन ऑफ वाटर है जो पहले पेड़ों की जड़ें जिसको जकड़ लेती थी, जो सॉइल में चला जाता था, मिट्टी में चला जाता था, अब उसका इन्फिल्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है. इन सभी कारणों की वजह से बाढ़ आ रही है. प्रेजेंस ऑफ इरोडेड मटेरियल इन द वाटर ड्यू टू हाई रेट ऑफ सॉइल इरोजन. अगर फॉरेस्ट कट रहे हैं तो सॉइल इरोजन ज्यादा हो रहा है, सॉइल इरोजन ज्यादा हो रहा है तो फिर नदियों का जो लेवल है नीचे जाकर ये सारा जो अक्यूमुलेटेड मटेरियल है ये नदी के बेड में है. प्रेजेंस ऑफ इरोडेड मटेरियल इन द वाटर ड्यू टू हाई रेट ऑफ सॉइल इरोजन. फ्लड्स इन द साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज पर्टिकुलरली इन चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश आर फ्रीक्वेंट एंड इक्वली डिजास्ट्रस. ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज ऑफ फ्लड. क्या बाढ़ लाने में भी इंसान का रोल है? यस, हम इतने ज्यादा पेड़ काट रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेट डिफॉरेस्टेशन हो रही है, अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, डिस्टर्बेंस अलोंग द नेचुरल ड्रेनेज चैनल्स एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ फ्लड प्लेन्स. जिन एरिया में बाढ़ आती है वहां पर लोग घर बनाकर रह रहे हैं, जब क्लियरली पता है यहां पर हर साल बाढ़ आती है, तो वहां पर घर बनाकर लोगों का रहना जो है वो तो मुसीबत को निमंत्रण देना है. बाढ़ वाले मैदानों में लोगों का बसना, परंतु पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा हो गई है. Consequences of flood. अब इसका असर क्या होता है? Frequent inundation of agricultural land and human settlement particularly in Assam, West Bengal, बिहार and eastern उत्तर प्रदेश. ये वो एरियाज हैं जहां पर बाढ़ आती है. कोस्टल एरियाज ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड पंजाब, राजस्थान, नॉर्दर्न गुजरात एंड हरियाणा. यहाँ पर आपके फ्लैश फ्लड्स आते हैं, अचानक से बहुत ज्यादा बारिश. डैमेज ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, रेल्स, ब्रिजेस एंड ह्यूमन सेटलमेंट. आपने जरूर सुना होगा भारत में सड़कों के बारे में कि ये जो सड़क है ये सीजनल है. सीजनल का मतलब क्या हुआ? सीजनल का मतलब हुआ कि ये केवल एक पर्टिकुलर सीजन में काम करेगी. बारिश के सीजन में पता ही नहीं चलेगा सड़क कहां चली गई. ठीक है ना. तो ये डैमेज टू फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो है. और यस, जब बाढ़ आती है तो बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं. कोलेरा फैलता है, गैस्ट्रोएंटराइटिस फैलती है, हेपेटाइटिस और बहुत सारी और बीमारियां जो कि पानी, वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं. दूषित जल के कारण बीमारियां फैलती हैं. पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्लड. देखो ये एक ऐसी आपदा है जिसका एक सक्रिय पहलू भी है, जिसका एक पॉजिटिव पहलू भी है. पॉजिटिव क्या है इसका? पॉजिटिव ये है कि जो सिल्ट फर्टाइल सॉइल है वो आसपास के एरिया में दूर दूर तक फैल जाता है. इट डिपॉजिट्स फर्टाइल सिल्ट ओवर एग्रीकल्चरल फील्ड्स विच इज गुड फॉर द क्रॉप्स. ये क्रॉप्स के लिए अच्छा है. जो मजौली आइलैंड है असम में, लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड है. इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गुड पैडी क्रॉप्स आफ्टर द एनुअल फ्लड्स इन ब्रह्मपुत्र. हर वर्ष बाढ़ खेतों में उपजाऊ मिट्टी लाकर जमा करती है जो फसलों के लिए लाभदायक है. ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मजौली असम जो सबसे बड़ा नदीय द्वीप है हर वर्ष बाढ़ग्रस्त होता है, परंतु यहाँ चावल की फसल बहुत अच्छी होती है.
वे फॉरवर्ड अब हम कैसे कर सकते हैं, कैसे अपनी जनता को बचा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो दामोदर नदी है जिसको कि हम सौर ऑफ बंगाल कह रहे थे, उस पर हमारा सबसे पहला मल्टीपर्पज डैम बना। ओके, उसने फ्लड को काफी ज्यादा कंट्रोल किया। यहाँ पर दिया गया है आपको बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबंध बनाना, बिल्कुल सही। नदियों पर बांध बनाना, डैम बना लीजिए, वो जो वाटर है उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर लीजिए। पेड़ मत काटिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेड़ लगाएं। डिस्करेजिंग मेजर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन द अपर रीचेस ऑफ मोस्ट ऑफ द फ्लड क्रिएटिंग रिवर्स। डीपॉपुलेटिंग द फ्लड प्लेन्स, वो एरियाज जहां पर आपको पता है हर साल बाढ़ आती है, वहां पर जनता को ना बसने दिया जाए। बाढ़ के मैदानों में जनसंख्या के जमाव पर नियंत्रण रखना। तो इस तरह से काफी सारे काम हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स यानी कि भूमि का सरकना, भूस्खलन। लैंडस्लाइड इज रैपिड स्लाइडिंग ऑफ लार्ज मास ऑफ बेडरॉक्स। दूसरे डिजास्टर्स की तरह दैट आर सडन, अनप्रिडिक्टेबल एंड आर लार्जली कंट्रोल्ड बाय मैक्रो एंड रीजनल फैक्टर्स। लैंडस्लाइड्स जो हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय हाईली लोकलाइज्ड फैक्टर। ठीक है, बहुत से स्थानीय कारकों की वजह से ये होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, फ्रीक्वेंसी एंड सर्टेन कैजुअल रिलेशनशिप्स विद द कंट्रोलिंग फैक्टर्स, जैसे कि जियोलॉजी, जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं, स्लोप लैंड यूज है, वेजिटेशन कवर है, ह्यूमन एक्टिविटीज है। इंडिया को हमने काफी सारे जोन्स में डिवाइड किया है कि लैंडस्लाइड्स कहाँ कहाँ आती हैं। अब सबसे पहले वेरी हाई वल्नरेबिलिटी जोन कौन सा है इंडिया का? जो वेरी हाई वल्नरेबिलिटी जोन है वो हाईली अनस्टेबल है, अति अस्थिर है, वो वहां पर लैंडस्लाइड आने की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। और ये कहां पर होगा? ये यंग माउंटेनस एरियाज में होगा, और हमारे जो यंग माउंटेनस एरियाज हैं वो हमारे हिमालयाज हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार भी एक ऐसा एरिया है। इसके अलावा जो हमारे हाई रेनफॉल वाले रीजन्स हैं वहां पर भी लैंडस्लाइड्स की संभावनाएं ज्यादा हैं। और हमारे हाई रेनफॉल वाले जो रीजन्स हैं वो वेस्टर्न घाट्स और नीलगिरीज हैं। इसके अलावा जहां पर बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन और ह्यूमन एक्टिविटीज है, पर्टिकुलरली दोज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड डैम्स, वो हाई वल्नरेबिलिटी एरियाज होते हैं। इसके बाद हाई वल्नरेबिलिटी जोन कौन सा है? ये डिफरेंट फ्रॉम हाई वल्नरेबिलिटी जोन इन कॉम्बिनेशन, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्रोलिंग फैक्टर्स। All the Himalayan states, northeastern states except the plains of Assam। तो जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, सिक्किम है, वो सभी हाई वल्नरेबिलिटी जोन में आते हैं। मॉडरेट टू लो वल्नरेबिलिटी जोन। अब मॉडरेट टू लो वल्नरेबिलिटी जोन एरियाज रिसीविंग लेस प्रेसिपिटेशन, जहां पर आपकी बारिश कम होती है। ट्रांस हिमालयन एरियाज ऑफ लद्दाख। लो प्रेसिपिटेशन एरियाज इन द अरावली, रेन शैडो एरियाज इन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स एंड डेक्कन plateau. Landslides due to mining and subsidence are most common in states of Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, MP, Maharashtra, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Goa and Kerala. Landslides जो माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से आती हैं और जो जमीन के धंस जाने की वजह से आती हैं, सबसिडेंस की वजह से आती हैं, ये ज्यादातर उन स्टेट्स में आएगी जहां पर माइनिंग हो रही है। तो माइनिंग कहाँ कहाँ हो रही है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में आपकी माइनिंग एक्टिविटीज होती हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंडस्लाइड। अब भूसंकलन के परिणाम क्या क्या हैं? रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। रेलवे लाइंस की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, रेलवे लाइंस टूट जाती है। एंड चैनल ब्लॉकिंग ड्यू टू रॉक फॉल्स, इससे रिवर्स का जो कोर्स है वो डाइवर्ट हो जाता है, ओरिजिनल कोर्स से नदी जो है वो हट जाती है। इट ऑल्सो मेक्स स्पैटियल इंटरेक्शन डिफिकल्ट, रिस्की एज वेल एज कॉस्टली अफेयर। इससे इन क्षेत्रों में आवागमन मुश्किल हो जाता है और विकास कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। निवारण। रिस्ट्रिक्शन ऑन द कंस्ट्रक्शन एंड अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज, जैसे कि रोड्स हैं, डैम्स हैं, इन एरियाज में आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को लिमिट करें वैलीज तक एंड एरियाज विद मॉडरेट स्लोप्स। कंट्रोल ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज सेटलमेंट इन अ हाई वल्नरेबिलिटी जोन, हाई वल्नरेबिलिटी जोन में लार्ज सेटलमेंट ना होने दें। प्रोमोटिंग लार्ज स्केल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ वाटर। ड्राउट, सूखा। भारत का काफी क्षेत्र ऐसा भी है जो सूखे से पीड़ित है, काफी सारे एरियाज महाराष्ट्र के, राजस्थान, गुजरात के। ड्राउट जो है ये कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है एज इट इन्वॉल्व्स एलिमेंट्स ऑफ मीट्रोलॉजी, जिसमें कि प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, इवेपोट्रांसपिरेशन, ग्राउंड वाटर, सॉइल मॉइस्चर, स्टोरेज, सर्फेस रन ऑफ, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, पर्टिकुलरली द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, सोशियो इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस एंड इकोलॉजिकल कंडीशंस, ये सभी चीजें देखी जाती हैं। सूखा अगर आप सही तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको देखना
देखना पड़ेगा उस क्षेत्र में बारिश कितनी होती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बारिश ही बहुत कम हो रही। फिर इवेपोरेशन, हम क्या पाते हैं डेजर्ट रीजन्स में कि प्रेसिपिटेशन तो है ही नहीं, इवेपोरेशन ज्यादा है। उसके बाद ग्राउंड वाटर लेवल क्या है, सॉइल मॉइस्चर क्या है, ओके, स्टोरेज एंड रन ऑफ, ऐसा भी होता है कुछ क्षेत्रों में कि बारिश बहुत हो रही है पर पानी जो अंदर तक वो सीप इन ही नहीं कर रहा है, कोई बीच में ऐसा लेयर आ गया है जो पानी को सीप इन नहीं करने दे रहा है। फिर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है, ये सभी फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि वो कौन से क्षेत्र होंगे जहां पर सूखा पड़ेगा। कितने प्रकार हैं सूखे के, टाइप्स ऑफ ड्राउट। मीटियोलॉजिकल ड्राउट, इट इज अ सिचुएशन व्हेन देयर इज अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल, बारिश जो है वो पर्याप्त नहीं है, मार्क्ड विद मैल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेम ओवर पीरियड एंड स्पेस, ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है और इसका सामयिक और स्थानिक वितरण भी असंतुलित होता है, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, कब होगी कैसे होगी कुछ नहीं पता है और काफी लंबे समय तक होगी भी नहीं, तब आपका सूखा। फर्स्ट वाला जो है हमारा मौसम विज्ञान संबंधी सूखा है, ये मेट्रियोलॉजिकल ड्राउट है, ड्राउट, आई एम सॉरी। नेक्स्ट है हमारी एग्रीकल्चरल ड्राउट। एग्रीकल्चरल ड्राउट कृषि से संबंधित होगी ये, as known also known as soil moisture drought, characterized by low soil moisture, soil में बहुत कम moisture होगा, that is necessary to support the crops, thereby resulting in crop failures। जो soil है वो इस प्रकार का है कि वो अपने अंदर moisture retain नहीं कर पा रहा है, जैसे जो बालू होती है वो अपने अंदर moisture retain नहीं कर पाती है, लेकिन जो हमारा वो वाला soil है कॉटन ग्रोइंग सॉइल वो अपने अंदर मॉइस्चर को अच्छे से रिटेन करता है, इस वजह से जो क्रॉप्स हैं वो फेल होती हैं। हाइड्रोलॉजिकल डाउट, जल विज्ञान संबंधी सूखा, रिजल्ट्स व्हेन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन डिफरेंट स्टोरेजेस एंड रिजर्वॉयर्स लाइक एक्विफायर्स, लेक, रिजर्वॉयर्स एटसेट्रा फॉल बिलो व्हाट द प्रेसिपिटेशन कैन रेप्लिश। यह स्थिति तब पैदा होती है जब विभिन्न जल संग्रहण, जलाशय, जलभूत और झीलें आदि का स्तर बारिश द्वारा की जाने वाली जल आपूर्ति के बाद भी नीचे गिर जाए। होता क्या है, जब गर्मी का मौसम होता है तो पानी यूज हो रहा है, ठीक है ना, वाटर लेवल नीचे चला जाएगा, उसके बाद बारिश होगी, बारिश आने के बाद फिर वाटर लेवल फिर से नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा, लेकिन जो बारिश हुई है एक पर्टिकुलर साल वो वाटर लेवल को पुराने ओरिजिनल लेवल पर नहीं ले आई, तब ये हाइड्रोलॉजिकल ड्राउट होती है। फिर है हमारा इकोलॉजिकल ड्राउट, व्हेन द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ नेचुरल इकोसिस्टम फेल्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, डैमेजेस आर इंड्यूस्ड इन द इकोसिस्टम। जब प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में जल की कमी से उत्पादकता में कमी हो जाती है और परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र में तनाव आ जाता है तथा यह क्षतिग्रस्त होता है, तब हम इसको कहते हैं पारिस्थितिक सूखा। ड्राउट प्रोन एरियाज भारत में काफी हैं, 30% ऑफ द कंट्री, देखो 30% ऑफ द कंट्रीज टोटल एरिया इज आइडेंटिफाइड एज ड्राउट प्रोन, और यहाँ पर 50 मिलियन लोग रहते हैं, उनके जीवन पर अच्छा खासा असर पड़ता है इसका, 5 करोड़ लोग। ऑन द बेसिस ऑफ सिवियरिटी ऑफ ड्राउट, कितनी गंभीर ये ड्राउट है, इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग रीजन्स। पहला है हमारा एक्सट्रीम ड्राउट इफेक्टेड एरिया, अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, मोस्ट पार्ट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान का अधिकतर हिस्सा, पर्टिकुलरली एरियाज टू द वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स, जो अरावली हिल्स हैं, ठीक है, उसके जो वेस्ट में एरिया है खासकर वो मरुस्थली एंड कच्छ रीजन्स ऑफ गुजरात, वो एक्सट्रीम ड्राउट वाले एरिया में पड़ते हैं, अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है ये। फिर है हमारा अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, सीवियर ड्राउट प्रोन एरिया, इसमें ईस्टर्न राजस्थान आएगा, मोस्ट पार्ट्स ऑफ एमपी आएंगे, ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र आएगा, इंटीरियर पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका प्लेट्यू, ये सभी इसमें शामिल हैं। मॉडरेट ड्राउट इफेक्टेड एरिया, ओके, मध्य सूखा प्रभावित क्षेत्र, इसमें हमारे आते हैं राजस्थान के उत्तरी भाग, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले, गुजरात के बचे हुए जिले, कोंकण को छोड़कर महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु के कोयम्बटूर पठार और आंतरिक कर्नाटक इसमें शामिल हैं। अब ड्राउट आने से, सूखे से परिणाम क्या होता है, क्रॉप फेलियर हो जाती है, लीडिंग टू स्केर्सिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, फसल बर्बाद होने से अन्न की कमी हो जाती है, अकाल पड़ेगा। फसल बर्बाद हो गई है, जब फसल ही नहीं हुई है तो खाएंगे क्या, अकाल तो अपने आप पड़ेगा। फॉडर में कमी, चारा में भी कमी हो जाएगी, इंसानों के खाने के लिए नहीं है, जानवरों के खाने के लिए नहीं है, बारिश काफी ज्यादा कम, अपर्याप्त वर्षा के कारण जल की कमी हो जाएगी, सूखा पड़ा इसलिए क्योंकि बारिश काफी नहीं हुई है, रिजल्टिंग इन शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड ऑफन शॉर्टेज इन ऑल द थ्री इज मोस्ट डेवास्टेटिंग, ठीक है, ना जानवरों के खाने के लिए कुछ है, ना इंसानों के खाने के लिए कुछ है, पीने के लिए पानी तक नहीं है, ये काफी खतरनाक सिचुएशन बन जाती है। जब ऐसा होता है तो लार्ज स्केल
एक्सीडेंटल डेथ ऑफ कैटल एंड अदर एनिमल्स। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में मवेशियों और अन्य पशुओं की बड़े पैमाने पर फिर मृत्यु होती है। ड्राउट मैनेजमेंट मेजर्स नीड टू बी टेकन। अब हमें क्या करने की आवश्यकता है ताकि हम इस सूखे वाली स्थिति से निपट सकें? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्राउंड वाटर पोटेंशियल इन द फॉर्म ऑफ एक्विफायर्स, भूमिगत जल के भंडारण का पता लगाना। ट्रांसफर ऑफ रिवर वाटर फ्रॉम सरप्लस टू डेफिसिट एरियाज, रिवर्स को आप इंटरलिंक कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो नॉर्थ इंडिया के रिवर्स हैं वो पेरिनियल रिवर्स हैं, उनमें साल भर पानी रहता है, उनको आप लिंक कीजिए उन नदियों से जो सूखाग्रस्त एरिया से बहती हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वॉयर्स एंड डैम्स, अगर आप ये सभी काम करेंगे तो काफी हद तक ये जो प्रॉब्लम है ये काबू में आ सकती है। डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, एक तो है प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपदा के आने से पहले पूर्व आपदा प्रबंधन। मान लीजिए कि आप लोगों को जागृत करते हैं कि अर्थक्वेक आए तो उनको करना क्या है, उनको बिल्डिंगों से बाहर आना है, उनको एक खुले में जाना है। अगर वो बिल्डिंग से बाहर नहीं आ सकते हैं तो उनको जैसे कि कोई हार्ड टेबल है उसके नीचे छिपकर किस तरह से बैठना है। तो इस तरह की जो एजुकेट करना, लोगों को बहुत बार पता ही नहीं होता कि कोई आपदा आ गई है तो करना क्या है। जनरेटिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन अबाउट डिजास्टर्स, पहले तो आप इस बात पर अध्ययन करें कि कहां-कहां ये हो सकती हैं। प्रिपेयरिंग वल्नरेबिलिटी एंड जोनिंग मैप्स, डिजास्टर प्लानिंग, प्रिपेयर्डनेस एंड प्रिवेंटिव मेजर्स ड्यूरिंग डिजास्टर्स, डिजास्टर्स के दौरान क्या करना है, इवैक्यूएशन, आपदाओं के दौरान ओके आपदाग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को निकालना है, आश्रय स्थल निर्माण, राहत कैंप, जल, भोजन, दवाई, इन सब की का प्रबंध करना है। ये ड्यूरिंग डिजास्टर हमें करना है कि लोगों को जो वहां पर फंस गए हैं उनको वहां से बाहर निकालो, उनके रहने का बंदोबस्त करो, उनको जिन चीजों की आवश्यकता है, जैसे हमने बात की कि फ्लड के दौरान बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीजेस हो जाती हैं, उनको मेडिकल एड प्रोवाइड की जाए, उनको पीने के लायक पानी प्रोवाइड किया जाए, कपड़े प्रोवाइड किए जाए, ये सभी चीजें। पोस्ट डिजास्टर ऑपरेशंस, उसके बाद ये जितने भी पीड़ित थे, जितने भी प्रभावित लोग थे, उनके पुनर्वास का बंदोबस्त किया जाए। भविष्य में आपदाओं से निपटने के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना। तो ये सब कुछ आता है डिजास्टर मैनेजमेंट में। So that was the last slide to be done. I wish you all the best. Thank you for watching. Bye bye.